हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे एक परिवार बड़ा परिवार बन सके और मेरे द्वारा उठाने वाली आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और सटीक सही जानकारी। आइए शुरू करते हैं आज के पहले समाचार। पहले समाचार में दे दिया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो 2 नए पदों का सृजन किया गया है, उसकी अधियाचना भेजे जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो बीपीएससी से होंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति। लिखित परीक्षा के बाद होगा साक्षरता। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। 1339 पदों पर अधियाचना भेजी जाएगी शिक्षा विभाग से बीपीएससी को, और बीपीएससी इस परीक्षा का एग्जाम कराएगी। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी। इसमें लिखा है बीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के बाद होगा साक्षात्कार। राज्य के सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष रखा गया है। वहीं न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्राविधान भी प्रभावी होगा। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्ति बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग से प्राप्त होगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्त होने वालों की पदोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। सीधी भर्ती में नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा की अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर सकेंगे। नियुक्ति सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। तो अधियाचना भेज दी गई है, जल्दी आप सभी के सामने इसके पद होंगे। अगला समाचार है मध्याह्न भोजन की लागत दर में वृद्धि कर दी गई। यह वृद्धि 1 मई से बिहार समेत सभी राज्यों में लागू होगी। 1 करोड़ से अधिक बच्चों को मध्याह्न भोजन का मिल रहा है लाभ। केंद्र सरकार ने प्रति छात्र पर मध्याह्न भोजन योजना की दर को बढ़ा दिया है। पहले 6.19 रुपए थी बाल वाटिका एवं प्राथमिक शिक्षा में छात्रों की दर, अब उसको बढ़ाकर 6.68 रुपए कर दिया गया है। वहीं उच्च यानी कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 9.29 रुपए थी, उसको वर्तमान में बढ़ा के 10.17 रुपए कर दी गई है। ठीक है। अगला है एक ही प्रमाण पत्र पर ममेरे और फुफेरे भाइयों ने की 41 साल पुलिस में नौकरी। पेंशन के दावे पर खुला राज, ईओयू कर रही जांच। फुफेरे भाई का 2 जगह पर चयन का उठाया लाभ। आइए देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। बिहार पुलिस में एक ही नाम, पता, जन्मतिथि, पैन कार्ड और शारीरिक माप पर 2 फुफेरे ममेरे भाइयों की सिपाही पद पर बहाली का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दोनों भाइयों ने करीब 41 साल नौकरी करते हुए दरोगा से रिटायरमेंट ली। अब आर्थिक अपराध इकाई ने इसको लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब ममेरे भाई ने पेंशन के लिए शिवहर कोषागार में दस्तावेज जमा किए, जबकि फुफेरे भाई पहले से ही रोहतास कोषागार में पेंशन उठा रहा था। दरअसल रोहतास और चौडीहरा गांव के विक्रम सिंह ने 1982 में कटिहार जीआरपी के साथ ही रोहतास जिला बल की सिपाही भर्ती में सफलता हासिल की थी, मगर उन्होंने कटिहार जीआरपी में योगदान किया और 2023 में गया से रिटायर हुए। वहीं शिवहर से भी विक्रम सिंह नामक दरोगा रिटायर हुए, जिन्हें पिता का नाम, अस्थायी पता, जन्मतिथि, पैन नंबर, ऊंचाई व छाती का माप आदि बिल्कुल समान है। सिर्फ दोनों के आधार, बैंक खाता नंबर और प्रथम योगदान स्थल में अंतर दिखा। शिवहर से रिटायर विक्रम सिंह की पहली तैनाती रोहतास में सिपाही पद पर हुई थी। जांच में इसकी पहचान कैमूर के 8D गांव निवासी राजेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो रिश्ते में गया से रिटायर्ड विक्रम सिंह के ममेरे भाई निकले।
ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है भारतीय नौसेना में बने अग्निवीर कैसे-कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या-क्या प्रक्रिया है, संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी। भारतीय नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये अग्निवीर आवेदन 2/2005, 1/2026, 2/2026 बैच के लिए की जाएगी। इन पदों की संख्या अभी तय नहीं हुई है। इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। आप इसमें 4 साल के लिए जा सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 16 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 50% अंकों के साथ 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 10वीं परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते बशर्ते पात्रता मापदंडों को पूरा करते हों। 2025 बैच के लिए आवेदन का जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच हुआ हो। 1/2026 बैच के आवेदन के लिए जन्म 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच हुआ हो। वहीं 2/2026 बैच के आवेदन के लिए जन्म 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच हुआ हो। आयु की गणना में दोनों तिथियां शामिल होंगी। सेवानिधि एवं भत्ते मतलब कब साल 4 साल की आप नौकरी रहेगी, कौन-कौन से साल में कितने-कितने रुपए आपको भत्ते मिलेंगे। पहले साल आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल से आपको 33,000 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल से आपको 36,500 रुपए मिलेंगे, आखिरी साल में आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले चरण में इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एनईईटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, फिर लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके होम पेज पर सामने की व्हाट्स न्यू के नीचे एप्लीकेशन विंडो पर INET फॉर अग्निवीर नाम से संबंधित विज्ञापन दिखाई देगा। इसके लिंक पर क्लिक करके विज्ञापन का PDF खुल जाएगा। इसमें अच्छी तरह से पढ़कर अपनी योग्यता को जांच लें। अब होम पेज पर वापस आएं और अप्लाई ऑनलाइन विकल्प पर क्लिक करें। नए पेज पर रजिस्ट्रेशन कर लें, फिर निःशुल्क भुगतान दें और अंत में पत्र को सबमिट कर दें। इसमें आप 4 साल की नौकरी करने के बाद अन्य किसी विभाग में, राज्य या केंद्र सरकार में आप नौकरी के लिए जाते हैं तो 2 से 5% सीटें वहां पे विभाग के द्वारा आप लोगों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अगला है 2025-26 के लिए SCERT ने तैयार किया है नया मॉड्यूल। आउटडोर शिक्षण पद्धति से पढ़ेंगे स्कूली बच्चे। DIEU यानी डू इट योरसेल्फ के मॉडल के तहत पढ़ाए जाएंगे विद्यार्थी। मॉड्यूल में सभी शिक्षकों के लिए भी तैयार किया गया प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम बदल गई है। 6वीं से 8वीं के बच्चों की किताबें और सिलेबस सरकारी स्कूल में पाठ्यक्रम के साथ ही किताबों में भी बड़ा बदलाव किया। 6वीं से 8वीं तक की सभी किताबें सरकारी स्कूलों में बदल गई हैं। इन किताबों में सभी अध्याय और विषय बदल गए हैं। हिंदी की किताबों में नए कवियों, कविताएं आदि चीजों का सम्मेलन किया गया है। शिक्षक गोपाल फलक विवेक कुमार आदि ने बताया कि SCERT के नए पाठ्यक्रम में हैंडमैन स्किल आउटडोर पद्धति जिसे गतिविधि के माध्यम से पढ़ाने को भी शामिल किया गया है। इसका लाभ बच्चों को अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए अन्य समाचारों की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज सोर्स सचिवालय पटना। इस सोर्स की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर जो भी चीजें वायरल हैं उन सभी चीजों को आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। सही गलत क्या है आप ये डिसाइड कर सकते हैं। इसमें लिखा है 20 से 25 अप्रैल तक हेड टीचर को नियुक्ति पत्र वितरण। मुख्यमंत्री जी द्वारा गांधी मैदान में गर्मी को देखते हुए गांधी मैदान में न करके श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रस्तावित किया गया है। 2682 के आसपास को जिला नहीं मिलने सकने के कारण विभागीय देरी हो सकती है। मई के प्रथम सप्ताह में आप सबको प्रखंड आवंटित हो जाएगा और उस प्रखंड आवंटन के क्रम में मेरिट का ध्यान भी रखा जाएगा। मई के दूसरे सप्ताह तक आपको विद्यालय में पदस्थापना कर दी जाएगी। गर्मी की छुट्टी से पहले सभी का ट्रांसफर भी पूरा हो जाएगा। ट्रांसफर भी कहा गया है गर्मी की छुट्टी से पहले, यानी 31 मई से पहले आप सभी का ट्रांसफर पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया जाएगा। सभी सक्षमता के बाद विशिष्ट शिक्षकों का भी अनिवार्य ट्रांसफर हो जाएगा। तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी कहा गया है कि सक्षमता, पांचों सक्षमता कंप्लीट होने के बाद सभी विशिष्ट शिक्षकों का भी ट्रांसफर अनिवार्य है, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। नए साल 2026 से सभी नए स्कूलों में होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार वही है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, रिपीटेड न्यूज। अगला है ADEO की बहाली के शिक्षक को वेटेज क्यों नहीं मिलना चाहिए, एक तार्किक पक्ष। भूमिका शिक्षा विभाग में प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग है तो DEO एवं DPO जैसे उच्च पदों की बहाली ओपन होती रहती है, जो तर्कसंगत भी है क्योंकि इनका कार्य रणनीतिक स्तर पर नीति निर्धारण एवं समन्वय करना होता है। परंतु जब बात ग्रास रूट लेवल पर अनुश्रवण की होती है तो यहाँ अनुभव और कार्य की प्रकृति को देखते हुए शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्य तर्क क्या है?
अनुभव की आवश्यकता बीओ जैसे पदों पर जब शिक्षक नियुक्त होते हैं तो विद्यालय निरीक्षण के दौरान वे अपने स्वयं के शिक्षण अनुभव, पठन पाठन की शैली और बच्चों के व्यवहार को समझकर मूल्यांकन करते थे। इससे निरीक्षण अधिक व्यवहारिक, प्रभावी और शिक्षण हितैषी बनता था। दूसरा, एडीईओ की भूमिका और शिक्षक अनुभव। एडीईओ का कार्य भी निरीक्षण और अनुश्रवण से जुड़ा है। यह कार्य केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शैक्षणिक समझ के आधार पर ही होना चाहिए। यदि एडीईओ शिक्षक पृष्ठभूमि से होंगे तो वे शिक्षकों की चुनौतियों और शिक्षण विधियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अतः एडीईओ पद के लिए शिक्षक को वेटेज मिलना उचित होगा। तीसरा, भ्रष्टाचार और औपचारिक निरीक्षण की आशंका। यदि एडीईओ पद पर बाहरी व प्रशासनिक पृष्ठभूमि के लोग नियुक्त होते हैं तो यह पद केवल औपचारिक निरीक्षण और संभावित भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकता है, जैसे कि कई बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर स्तर पर देखा गया है। इससे जमीनी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान होगा। अनुश्रवण की गुणवत्ता पर प्रश्न विचारणीय है कि जो व्यक्ति निरीक्षण व अनुश्रवण हेतु नियुक्त हो रहा है, क्या उसमें वह अनुभव, समझ और संवेदनशीलता है जो प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब संबंधित व्यक्ति स्वयं एक शिक्षक रहा हो। आईएएस या बीडीओ जैसे बहाली की तुलना तर्कसंगत नहीं। एडीईओ का कार्य आईएएस या बीडीओ जैसे पदों की तरह रणनीति नहीं होता है, इसलिए यह पद के लिए ओपन बहाली के साथ साथ शिक्षक को अनुभव आधारित वेटेज देना तर्कसंगत होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है इन सभी चर्चाओं का? एडीईओ जैसे पदों पर ओपन बहाली हो सकती है, लेकिन इस पद का मुख्य उद्देश्य वास्तव में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना तो है, तो शिक्षकों को इससे समुचित वेटेज मिलनी चाहिए। इसमें अनुश्रवण की प्रक्रिया अधिक व्यवहारिक, पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि इसे सभी शिक्षक साथियों में शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए इसको फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र आग्रह और निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं सटीक और सही जानकारी के लिए। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।